अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्नट इंजन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लिहाजा इसको ज़रा दोबारा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। कार्नट इंजन, सादी कार्नट साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस आइडियल इंजन के लिए एक प्रपोज़ल दिया। उसने कहा कि इस इंजन में सिर्फ दो ही प्रोसेसेस यूज़ होंगे। वो प्रोसेसेस आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेसेस होंगे। सेकेंडली, इट वर्क्स इन द रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन टू हीट रिजर्वायर्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। रिवर्सिबल साइकिल में ये कैसे ऑपरेट करता है उसको अभी हम इसकी जो वर्किंग के दौरान अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जैसे आप हीट इंजन पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें एक हीट रिजर्वायर होता है, एक कोल्ड रिजर्वायर होता है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी दो ये रिजर्वायर्स होते हैं। और उसने कहा था कि अगर ये इंजन बनाया जाए तो ये इंजन मोस्ट एफिशिएंट इंजन होगा, जिसमें सबसे कम लॉसेस होंगे, जिसकी आउटपुट सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो आइए देखते हैं ज़रा इसको। वर्किंग प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ द सिंपल साइक्लिक हीट इंजन। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल हीट इंजन की तरह से ही वर्क करता है। हीट इंजन में आपने पढ़ा था कि वो एक हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करता है कोल्ड रिजर्वायर की तरफ, तो रास्ते में जो वो हीट है उससे वर्क लिया जाता है, तो वर्क जो हीट बाकी बच जाती है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ भी ये हीट अब्जॉर्ब करेगा हॉट बॉडी से, कोल्ड उसका कुछ हिस्सा जो है हीट का वर्क में कन्वर्ट कर देगा, जो बाकी हीट बच जाएगी वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप टैप से अपने हाथ धोते हैं तो पानी का कुछ हिस्सा आपके हाथों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी हिस्सा जो है वो नीचे बेसिन में गिर जाता है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही समझ लें कि जो हॉट बॉडी है उससे हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, उसके कुछ हिस्से को वर्क में कन्वर्ट करेंगे और जो बाकी हिस्सा होगा वो हम कोल्ड बॉडी की तरफ रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये वर्किंग प्रिंसिपल। A Carnot cycle using an ideal gas as a working substance is shown in PV diagram. जो कार्नट इंजन है ये बेसिकली एक रिवर्सिबल साइकिल में काम करता है। उस रिवर्सिबल साइकिल को हम अभी देखेंगे और उसका जो ग्राफ बनाया जाता है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, उसे हम पीवी डायग्राम कहते हैं। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है। तो ये 4 स्टेप मैंने डायग्राम के ज़रिए लेबल भी कर दिया, साथ में इसको समझते जाइएगा। सबसे पहले आप लेट कर लें कि आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर आपने एक आइडियल गैस भरी हुई है और उस आइडियल ये ऊपर पिस्टन मौजूद है। ये पिस्टन मूवेबल है और इस सिलेंडर की जो तमाम वाल्व्स हैं और इसकी ये जो बॉटम है और इवन ये जो ये तमाम के तमाम जो हैं बेसिकली इंसुलेटर हैं, ठीक है। सॉरी, बॉटम जो है वो कंडक्टर है। बॉटम के अलावा इसकी जो है तमाम जो है दीवारें, वॉल्स, इसकी जो ये पिस्टन है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो इंसुलेटर हैं, जबकि इसकी जो बॉटम है वो कंडक्टर है। तो इसके अंदर जो हमने इनिशियली जो गैस भरी हुई थी उसके थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आपके सामने हैं कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अच्छा, फिर हम इसका जो है ना जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो कार्नट साइकिल है ये 4 स्टेप्स पर, तो अब हम उन स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो इसको आपने स्टेप नहीं करना है ये, बल्कि इनिशियली ये आपके पास सिलेंडर के अंदर मौजूद स्टेट है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट स्टेप का नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे की जाती है, नाम से अब जाहिर है, वैसे आप इस प्रोसेस को पहले पढ़ भी चुके हैं कि आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कैसे हम उसको रख सकते हैं, तो उसका तरीका ये होता है। नंबर 1, एक तो एक्सपेंशन आपने करनी है। तो एक्सपेंशन जैसे आपने घरों में भी देखा होगा कि जब एक चाय किसी बर्तन में गर्म हो रही होती है तो जैसे वो चूल्हे से हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते जाता है तो एक वक्त आता है कि जो बर्तन के ऊपर जो रखा हुआ ढक्कन है वो गिर जाता है।
यानी वो थोड़ा ऊपर उठता है और उस उठने की वजह से वो जो है वो साइड पे गिर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तभी इस पिस्टन ने ऊपर उठना है, तो तभी एक्सपेंशन पॉसिबल है, क्योंकि ये जितना ऊपर उठेगा तो इसके अंदर जो गैस है उतनी ज़्यादा जगह घेरेगी, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक तो एक्सपेंशन के लिए आप उसको हीट एब्जॉर्ब करवाएंगे। अच्छा, अब हीट एब्जॉर्ब जब आप करवाते हैं तो उसके बाद ये जो आपके पास पिस्टन है, ये पिस्टन तो आपके पास मूवेबल है। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेट से उसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की है, तो उसका वॉल्यूम जो इनिशियली V1 था वो इंक्रीज़ हो के V2 बन जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीजेज V1 से V2। सेकेंडली वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो एक और चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा वो यूज़ करेगा एज ए वर्क के तौर पे, और उस वर्क के साथ वो इस पिस्टन को ऊपर उठाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आया था वो इंक्रीज़ तो काम करने में यूटिलाइज हो गया। तो इस लिहाज से आप कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी फिर वहीं की वहीं पे वापस आ गई। जब इंटरनल एनर्जी सेम रहती है तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो लिहाजा हमने ये एक ऐसी सिचुएशन अचीव कर ली है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बन गया। दोबारा देख लीजिएगा कि आपने इस सिस्टम को एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे रखा, वहाँ से उसने हीट एब्जॉर्ब की। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। इंटरनल एनर्जी के कुछ हिस्सा उसने यूटिलाइज करके जो है इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाया। तो वो जो इंटरनल एनर्जी जो उसने हीट एब्जॉर्ब की थी उतने उसने आउटपुट में वर्क कर देता है, तो वो उसका इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। तो लिहाजा ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई कि इसमें हीट एब्जॉर्ब करता है, प्रेशर जो है वो अच्छा, और टेम्परेचर चूँकि सेम रहता है तो आप बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर सेम होगा, तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये आप नाम वेरिएबल्स के कुछ रख लें। पहले अगर V1 था तो वो इंक्रीज़ करके V2 हो गया, P1 था तो डिक्रीज़ करके वो P2 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसको कंडक्टर का नाम दिया, इसलिए दिया कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ट्रांसफ़र ना हो पाती तो हम कहते हैं ये इंसुलेटर है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, ये पहला स्टेप था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब उसके बाद आ जाता है आपका ये दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप भी एक्सपेंशन का ही है, ठीक है ना। तो अब दूसरे स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हटा दिया और उसकी जगह पे इंसुलेटर रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब इंसुलेटर रखने से क्या होगा? इंसुलेटर रखने से ये होगा कि अब मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो वाल्व्स हैं, पिस्टन है, ये तो ऑलरेडी जो है ना ये इंसुलेटर है। सिर्फ जो बेस था वो कंडक्टर था। अब उस कंडक्टर के नीचे भी हमने इंसुलेटर रख दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो इंसुलेटर हो गया। जब ये इंसुलेटर है तो इसका मतलब है ना तो ये हीट एब्जॉर्ब कर सकता है ना रिलीज़ कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें हीट इन या आउट ना हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये एक एडियाबैटिक सिस्टम है। अब इसमें ये होता है कि चूँकि आप देख इसके पास इंटरनली कुछ ना कुछ एनर्जी तो है ना। अब वो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए क्या करेगा कि वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? इसके ऊपर करेगा, पिस्टन के ऊपर। अब वो पिस्टन को पहले जहाँ तक वॉल्यूम मौजूद था उससे भी मज़ीद थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में मौजूद जो वो गैस थी उसने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए वर्क किया, ठीक है ना। उसे बाहर से कोई एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी नहीं मिली थी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, बल्कि वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है। तो इससे होगा क्या कि इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी ये वर्क करने की वजह से। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे आप कह सकते हैं ये टेम्परेचर डिक्रीज़, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज़ कर गया और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने
की वजह से आप के माइंड में होना चाहिए, जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो जो गैस के मालिक्यूल्स हैं उनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी या जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी कर लें वो बहुत कम होगी, और वो कम एनर्जीज़ के साथ इसकी जो है दीवारों से टकराएंगे तो जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो लिहाजा आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस में, इस स्टेप में क्या हुआ कि जो प्रेशर था वो पहले आप पहुँचे थे P2 तक, तो P2 से मज़ीद डिक्रीज़ होके कितना बन गया, P3 बन गया। जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ होके V2 बना था, तो वो मज़ीद इंक्रीज़ होके V3 बन जाएगा। जो टेम्परेचर उसके अलावा हीट उसने इसमें ना कोई एब्जॉर्ब किया ना रिलीज़ की है। तो ये आपका दूसरा स्टेप आ गया। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, और दूसरा आपके पास आ गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यानी ये पहले दो प्रोसेसेस में जस्ट एक्सपेंशन हुई है। अब अगले दो प्रोसेसेस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो अब वो ज़रा समझते हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में ये हुआ कि आपने अगेन इस जो इंसुलेटर था उसको रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे LTR रख दिया। अब LTR क्या करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ऑब्वियसली लो टेम्परेचर है, किसकी निस्बत हम कह रहे होंगे, यकीनन इसकी निस्बत कम होगा। तो यहाँ से हीट क्या करेगी, ट्रांसफ़र होगी इसकी तरफ। तो ये मैंने नाम दे दिया कंडक्टर, चूँकि हीट मूव कर सकती है सिस्टम से बाहर, तो ये लिहाजा कंडक्टर ही होगा ये वाला LTR। अच्छा, अब उसके बाद Q2 हीट यहाँ पे आ गई। पहले उसने फ़र्ज़ करें Q1 एब्जॉर्ब की थी। अब इस प्रोसेस के दौरान उसने लेट से कि Q2 जो है वो हीट जो है वो रिलीज़ कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके पास बने। नंबर 1 तो ये है कि आप कंप्रेशन की बात करें। कंप्रेशन तभी पॉसिबल है जब आप ऊपर से इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, तभी ये कंप्रेशन पॉसिबल है। तो नंबर 1 तो आपने इसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। तो प्रेशर पहले कहाँ पे मौजूद था, आप देखें P3 पे। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंक्रीज़ हो कि कोई और वैल्यू पे चला जाता है, वो P4 कर लें। अच्छा, इसी तरह से वॉल्यूम कहाँ पे, वॉल्यूम पहले V3 था जो ज़्यादा था, अब कंप्रेशन की वजह से वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ हो गया लेट से, वो भी आपके पास क्या हो गया, V4 हो गया, V3 से V4 हो गया। अच्छा, अब टेम्परेचर का क्या है, तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले स्टेप से ये मिलता जुलता है। पहले स्टेप में ये था कि उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही थी, लेकिन जो बड़ी इंटरनल एनर्जी थी उसको उसने वर्क करने में यूटिलाइज़ करवा दिया। लिहाजा हमने कहा कि इसकी इंटरनल एनर्जी वहीं पे वापस आ गई है, लिहाजा टेम्परेचर भी सेम रहा। यहाँ पे देखें, आपने जो ऊपर इसके ऊपर वर्क किया था उसकी वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी और बढ़ी भी होगी, लेकिन वो जो टेम्परेचर इसका बड़ा होगा उतनी ही जो है उसमें से हीट जो है उसने कुछ ना कुछ जो है वो LTR की तरफ ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हीट ये ट्रांसफ़र कर रहा है, जितनी हीट इसमें एक्स्ट्रा बढ़ रही थी, जितना इसने वर्क किया, उसकी शक्ल में जो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ है उसके करस्पॉन्डिंग जो है उसने हीट जो थी वो रिलीज़ कर दी। लिहाजा इसका इंटरनल टेम्परेचर फिर वहीं का वहीं आ गया। अगर इंटरनल एनर्जी वहीं की वहीं आ गई, अगर इंटरनल एनर्जी वहीं पे वापस आ रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा। तो पहले कितना टेम्परेचर था, T2 पे था, तो इसका मतलब है इस स्टेप में भी क्या रहेगा, T2 रहेगा। आप पिछले स्टेप के हिसाब से वेरिएबल्स को देखा करें। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट स्टेप, क्योंकि ये पहले 3 स्टेप्स हो गए हैं, ये 4th स्टेप देखिएगा। अब 4th स्टेप में ये है कि अगेन ये भी कंप्रेशन है, लेकिन ये एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक के लिए मैंने क्या किया, जो LTR था उसको रिमूव करके यहाँ पे एक मैंने इंसुलेटर रख दिया। अब इंसुलेटर से अब हम इसको कंप्रेस मज़ीद कर रहे हैं। नंबर 1 तो हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्रेशर पहले कहाँ था, लेट से ये P4 था, तो चूँकि ये लास्ट स्टेप है तो ये प्रेशर जो है ना इंक्रीज़ आपने इतना किया कि वो पहली वैल्यू जो P1 थी वहाँ पे वापस आ गया। अब यहाँ पे आपने सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको दोबारा वापस ले आना है। अगर आप गौर करें ना, अगर आप इन P1 P2 को ना देखें तो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, पहले प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, फिर फर्दर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर फर्दर इंक्रीज़ हुआ। तो इससे होता यही है कि हम दोबारा उसको इनिशियल उस पर वापस ले आते हैं। इनिशियल क्या था, P1 पे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो P1 दोबारा P4 से जब उसको इंक्रीज़ करते हैं तो वो P1 बन जाता है। इसी तरह से वॉल्यूम के साथ भी ये सेम प्रोसेस हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हुआ, और पहले V4 था तो डिक्रीज़ हो के, चूँकि ये लास्ट प्रोसेस है तो इसमें दोबारा अपने इनिशियल उसमें वापस आ जाता है वॉल्यूम में। इस वॉल्यूम को भी ज़रा गौर से देखिएगा हर स्टेप में। पहले उसमें ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है,
दूसरे में फर्दर इंक्रीज़ कर जाता है, तीसरे में थोड़ा डिक्रीज़ करता है, चौथे में फर्दर डिक्रीज़ कर जाता है, तो लिहाजा ये भी अपने इनिशियल उस पर वापस आ जाता है। तो ये साथ साथ मैंने हर उसमें जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं उनको भी मेंशन कर दिए कि इसमें ये है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है फाइनली भी वही थर्मोडायनामिक वेरिएबल आ गए हैं। तो किसी भी ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसीलिए हमने ऊपर भी यही मेंशन किया था कि जो कार्नट साइकिल, जो कार्नट हीट इंजन है, ये बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि एक रिवर्सिबल साइकिल पर कंसिस्ट करता है। तो वो रिवर्सिबल साइकिल ये था कि पहले अगर वो जितना एक्सपेंड कर रहा है फिर उतना ही कंप्रेस कर रहा है, पहले जितने वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ कर रहा था उसका वॉल्यूम उतना डिक्रीज़ कर गया, प्रेशर जितना पहले डिक्रीज़ कर रहा था प्रेशर फिर उतना इंक्रीज़ कर गया, एंड सो ऑन। बस मुख्तसरन ये कि तमाम वेरिएबल्स वहीं के वहीं, जो स्टेट वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे थे वही स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे दोबारा वापस आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम इन तमाम स्टेप्स को एक ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। उसे हम पीवी डायग्राम कहते हैं, वो ज़रा देखिएगा जी। ये बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ बनाया है हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से बी, फिर ये एरोज़ लाजमी शो किया करें, ये बताते हैं कि पहले इस डायरेक्शन में प्रोसेस जा रहा था, फिर बी से सी की तरफ, वो सेकंड प्रोसेस जो आपने एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ा था, फिर थर्ड प्रोसेस जो आइसोथर्मल कंप्रेशन पढ़ा था, फिर फोर्थ प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ा था। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेट से ए के करस्पॉन्डिंग ये जो वॉल्यूम एक्सिस है इस पे वॉल्यूम V1 था, फिर वो बी पे चला गया तो बी पे आपने कहा था वॉल्यूम V2 हो जाता है, फिर सी पे V3 बन गया, फिर डी पे आया तो आपने V4 कह दिया। सेम प्रेशर्स के साथ भी अगर आप करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है, यहाँ पे P2 होगा, यहाँ पे P3 होगा, इसके करस्पॉन्डिंगली P4 होगा, और फिर यहाँ पे वापस आएंगे तो वो P1 हो जाएगा। तो अच्छा, अब इसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली आइसोथर्म कहलाता है और ये एडियाबैट। तो ये हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके थे कि आइसोथर्म जो है हम जब इसको प्लॉट करते हैं और आइडियाबैट को प्लॉट करते हैं तो जो आइडियाबैट है इट इज़ मोर स्टीपर देन दैट ऑफ द आइसोथर्म। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये भी अगर बेशक अगर देखें ये भी एक्सपेंशन को शो कर रहा है, ये भी एक्सपेंशन को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा स्टीप नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्टीप है। स्टीप क्यों है? एडियाबैट होने की वजह से। ये एडियाबैट हमेशा स्टीपर होता है। इसकी रीज़न मैं टॉपिक के एंड पे आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूँगा।